हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान का एक न्यू सेशन लेके आए हुए हैं, जो कि बीबीआई क्वेश्चन का ये सेट रहने वाला है। इसमें आपको पूरा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान का मिक्स प्रश्न कंप्लीट करवाने वाले हैं। और आज जो है कि सेट नंबर 1 रहने वाला है, जिसमें आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखिए आपके पेपर में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 8 जून से आपका पेपर चालू होगा और 22 जून तक चलने वाला है, तो बहुत ही कम समय है। और इसी कम समय को देखते हुए ये बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको पूरा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान कंप्लीट करवा देंगे, रिकॉल करवा देंगे, पूरा रिवाइज आपका हो जाएगा। और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सारा आपको इस प्रैक्टिस सेट में, और अगला प्रैक्टिस सेट जो आएगा उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ये विज्ञान का जो प्रैक्टिस सेट आएगा इसे आप जरूर लगा लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज की सेट का पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट पर ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन है कि किस अस्त्र की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि किस अस्त्र यानी कि कितने डेसिबल की ध्वनि जो है ये आपका हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 डेसिबल की जो ध्वनि होता है ना, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आपका ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। याद रहेगा आप सभी को, बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो समान बातचीत होता है, समान बातचीत, इसमें कितने डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न होता है। तो ये आपका 30 से लेके 60 या कहीं कहीं 50 से लेके आपको 60 दिखेगा। ठीक है, अच्छा ध्वनि की तीव्रता को हम से किससे मापते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापते हैं। किससे मापते हैं, डेसिबल से मापते हैं। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, किसके बारे में पता है, ध्वनि की आवृत्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ चीजें आपको याद रखना है आवृत्ति के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा। जो आपका मानव होता है ये कितने अस्त्र की ध्वनि को सुन सकता है, तो जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होता है ना, ये कह सकते हैं कि मानव बिल्कुल सुन सकता है। बात समझे, जिसे हम सभी क्या कहते हैं, इसे हम सभी कहते हैं श्रव्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रव्य तरंग कहते हैं। अगर वही बात किया जाए आप सभी से कि 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि होता है, इसे हमसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे अविश्रव्य तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अविश्रव्य तरंग। इसकी ध्वनि कौन सुन सकता है, तो जैसे कि आपका हाथी हो गया, ठीक है, व्हेल मछली हो गया, ये सभी सुन सकता है। एक आपका होता है प्राश्रव्य तरंग, याद रखिएगा आप सभी। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया प्राश्रव्य तरंग के बारे में कि जो चमगादड़ होता है रात्रि में जो अपना सफर कर पाता है वो किसके माध्यम से करता है, तो वो प्राश्रव्य तरंग के माध्यम से ही करता है। क्योंकि चमगादड़ जो होता है ना, रात्रि में क्या करता है, अपना दिशा का पता लगाने के लिए प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। और इसकी आवृत्ति कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। याद रखिएगा आप सभी। तो ये एक फैक्ट को याद रखिएगा जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। बात समझे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या क्या बताएं आप सभी को, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, समान बातचीत के लिए ध्वनि कितना उत्पन्न होता है, 30 से 60 या 50 से 60। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं, डेसिबल से। आवृत्ति की बात किया जाए, जो आपका श्रव्य तरंग है, ठीक है, इसकी आवृत्ति कितना है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज मानव सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि मानव नहीं सुन सकता, हाथी व्हेल मछली जैसा सुन लेता है। उसके बाद इसे हम सभी अवश्रव्य कहते हैं। प्राश्रव्य तरंग कौन उत्पन्न करता है, तो चमगादड़ उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्या यह मानव सुन सकता है, नहीं। ध्यान रखिएगा आप सभी इतना सा फैक्ट को। अगला क्वेश्चन है कि समांतर टीबी, ध्यान रखिएगा, टीबी रिमोट कंट्रोल में उपयुक्त की जाने वाली तरंगे जो होती है वो कौन सी होती है। चलिए कुछ में 2 का राइट आंसर आपसे कीजिएगा। तो देखिए जो टीबी कंट्रोल वाला जो रिमोट होता है, इसमें अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। बात समझिए आप सभी, किस तरंग का, अवरक्त तरंग का किया जाता है। अच्छा यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैधन क्षमता जो होता है वो किसका अधिक होता है। बता सकते हैं कोई वैधन क्षमता, ठीक है, ये किसका अधिक होता है। अधिक की बात किया गया है, तो याद रखिएगा आपका जो गामा किरण होता है ना, इसका वैधन क्षमता अधिक होता है। अच्छा वैधन क्षमता कम किसका होता है, तो अगर कम की बात किया जाए तो ये आपका होता है अल्फा किरण का। याद रखिएगा आप सभी, जो आपका अल्फा किरण होता है जिसका सिंबल होता है इस प्रकार से, ठीक है, ये अल्फा किरण है। और गामा किरण कैसा होता है, तो ये आपका ऐसा होता है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो वैधन क्षमता गामा किरण का ज्यादा होता है, कम किसका होता है, अल्फा किरण का। अब यहां से समझिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गामा किरण का खोज किसने किया था, तो देखिए गामा किरण का खोज किया था
पॉल विलार्ड के द्वारा, याद रखिएगा आप सभी, पॉल विलार्ड के द्वारा। जबकि एक्सरे किरण का खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। किसने किया था? रॉन्टजन ने, याद रखिएगा आप सभी। रॉन्टजन या रॉन्टगेन होता है। अच्छा, अवरक्त तरंग का खोज किसने किया था? यह आपका विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था, याद रहेगा आप सभी को। अच्छा, परावैंगनिक किरण कहां से आता है? तो सूर्य से आता है परावैंगनिक किरण। रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। ओजोन परत रक्षा करता है। इतना सा फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी? तो देखिए, ग्रहों की गति की नियम की खोज किसने किया था? तो ये आपका केपलर साहब के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। देखिए, अगर कॉपरनिकस की बात किया जाए तो इसने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था और इसी ने बताया था कि जितने भी ग्रह है ना वो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात किया जाए तो इसने क्या दिया था? तो ध्यान रखिएगा, इसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, प्लस में इसने एक फार्मूला भी दिया था, E बराबर, ध्यान रखिएगा, mc²। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, mc² का फार्मूला किसने दिया है? ये आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। बात समझिए। और अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए बताएं आप सभी को? तो याद रखिएगा, भौतिकी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस होती है? बता सकते हैं? भारहीनता आपको क्यों लगता है जब आप अंतरिक्ष यान से अगर पृथ्वी का परिभ्रमण करते हैं तो? क्योंकि शून्य गुरुत्वाकर्षण रहता है, इसी कारण से भारहीनता महसूस होता है आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? देखिए, इसको एग्जैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 5 नंबर है। आंसर बता रहे हैं, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये फार्मूला को याद कर लेना है, ये आपका गति का सूत्र है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। गति का समीकरण है, डायरेक्ट इसको दिमाग में स्कैन कर जाइए आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जब किसी वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? देखिए, जितने भी आपसे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आपसे क्लास तो करते हैं पर क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते हैं। लाइक जरूर किया कीजिए, आपके लिए मेहनत करते हैं, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है और हमेशा बेहतर कंटेंट आपके लिए देने का कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइक जरूर करके अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए आप सभी इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अनंत होगा, याद रखिएगा आप सभी। क्या बोला गया? जब किसी वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पण के बीच अगर रखा जाता है, यानी कि अगर एक समतल दर्पण यहाँ है, एक समतल दर्पण यहाँ है और किसी वस्तु को यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा इसका कोई गिनती नहीं कर पाइएगा प्रतिबिंब, ठीक है, अनंत प्रतिबिंब बनता है। तो 2 समतल दर्पण के बीच रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होगा। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उससे हम सभी क्या कहते हैं? तो देखिए, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है इसे हम सभी रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, याद रखिएगा एग्जैक्ट प्रश्न को। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। तो देखिए, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व जो होता है आपका अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर होगा, CHNO इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि पास्चुरीकरण संबंधित है। देखिए, पास्चुरीकरण को ही हम सभी पास्चुरीकरण क्रिया कहते हैं। तो ये आपका दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। निर्जलीकरण नहीं होगा, निर्जमीकरण होगा, ठीक है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, इसमें जो आपका उत्प्रेरक है वो आपका निकेल हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी उपधातु है? तो देखिए, उपधातु कौन सा हो जाएगा? क्या मरकरी उपधातु है? नहीं। आयरन है क्या? ऑक्सीजन है क्या? नहीं। देखिए, आर्सेनिक जो है ये आपका उपधातु है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, अगर बिहार में बात किया जाए तो बिहार में पानी की मात्रा में आर्सेनिक बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, और ये काफी घातक होता है आर्सेनिक, बात समझे। अगला है बेंकेलाइट निम्नलिखित में से संघनक से बनता है। तो ये आपका फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि जुगनू होता है एक। तो देखिए, जुगनू एक कीट है। क्या है? जुगनू कीट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी विकार है जो उत्पन्न होता है।
बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। कैसे उत्पन्न होता है, तो रक्त का स्पंदन या स्कंदन ना होने से जो है कि आपका हीमोफीलिया क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 है कि मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि। तो मरुस्थल में देखिएगा तो पौधे की जड़ जो होती है बहुत लंबी हो जाती है, क्यों होती है बता सकते हैं आप सभी। तो याद रखिएगा आप सभी, जड़ क्या करता है, पानी की तलाश में लंबी होती जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम सभी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं कि जड़ पानी की तलाश में वो लंबी होती चली जाती है, तो जहां पानी मिलेगा उस ओर जाना वो चालू कर देता है। अगला है आधुनिक अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कौन है। तो देखिए आधुनिक अनुवांशिकी की विज्ञान का जनक की बात किया जाए तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसे ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसी ने कह सकते हैं कि मटर के पौधे का प्रयोग किया था और अनुवांशिकी का खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो लार जो है कि आपका स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए वसा वाला आप सभी का स्रोत क्या है, जैसे कि तेल वाला चीज जो होता है ना वो आपका वसा का होता है। अच्छा प्रोटीन किससे आप सभी को मिलता है, जैसे कि दाल हो गया, आप सभी मांस खा सकते हैं, ये सभी से प्रोटीन मिल सकता है। एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी आपको मिलेगा ऊर्जा। तो देखिए पानी में आपका कोई भी ऊर्जा नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ये एक चीज दिमाग में ठोस लीजिएगा कि 0 कैलोरी ऊर्जा मिलता है पानी पीने से, कोई कैलोरी नहीं रहता है उसमें। हीमोग्लोबिन क्या है, देखिए हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है, याद रखिएगा आप सभी। हीमोग्लोबिन क्या है, मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोह पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी, लोह पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बिल्कुल लाल होता है, याद रखिएगा। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। तो देखिए सफेद रक्त कण की बात यहाँ पर किया गया है, यानी कि ये आपका WBC की यहाँ पर बात किया जा रहा है, वाइड ब्लड सर्कुलेशन की बात किया गया है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखिएगा सी राइट आंसर होगा। रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। अच्छा आपसे बताइएगा RBC के बारे में, RBC का फुल फॉर्म क्या होता है बता सकते हैं, रेड ब्लड सर्कुलेशन होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार के आधार पर आपको अनुपात बताना है, कितना होता है। हाइड्रोजन मतलब H2O की बात यहाँ पर किया गया है, ऑक्सीजन की बात किया जाए तो O2 की बात यहाँ पर किया गया है। तो ये आपका 1 और 8 होगा, ध्यान रखिएगा। 1 आपका हाइड्रोजन, 8 आपका ऑक्सीजन का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक द्रव धातु है। देखिए द्रव धातु कौन सा है, ये आपका मरकरी, ध्यान रखिएगा। धातु है पर ये द्रव अवस्था में रहता है, बात समझे, सी राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रोपीन किसे कहते हैं। देखिए अगर प्रोपीन की बात किया जाए तो 2 आबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखला को ही हम सिर्फ प्रोपीन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन में बी की तरफ हम यहाँ जा सकते हैं कि 2 आबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखला जो होती है इसी को प्रोपीन कहा जाता है। मेंडलीफ ने जब अपना कार्य आरंभ किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे, हालांकि अभी 100 कितना है 18 तत्व है। तो जब मेंडलीफ ने जब कार्य आरंभ किया था तो उस समय कितना तत्व का ज्ञान था, तो कुल 63 तत्वों का उस समय ज्ञान था, इतना तत्व खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था। तो देखिए इसने मूल गुणधर्म पर प्लस में परमाणु द्रव्यमान पर किया था और रासायनिक गुणधर्म पर किया था, तो ये सभी पर किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि अभी आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो देखते हैं वो आपका परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ना कि द्रव्यमान पर आधारित है। तो यही वो गलती कर चुका था यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपका बीटल और टेटम ने किया था, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है आधुनिक अनुवांशिकी का जनक। अगला क्वेश्चन है कि फल पकने की क्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है। तो अगर फल की पकने की क्रिया को अगर तेज करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो आसपास के इथाइलिन सांद्रण को बढ़ाकर हम फल को बिल्कुल तेजी से पका सकते हैं। अगला है कि जीरोप्थेल्मिया आहार में किसकी कमी होता है। तो देखिए अगर जीरोप्थेल्मिया की बात किया जाए तो इसमें विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखिएगा आप सभी। जीरोप्थेल्मिया आहार में विटामिन ए की कमी होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, इसकी कमी से रातौंधी हो जाता है, जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का E = mc² समीकरण में C किसका घोतक है, यानी कि C का अर्थ यहाँ पर क्या है बता सकते हैं।
ये आपका समीकरण किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो सी इसका हो जाएगा प्रकाश का वेग। याद रखिएगा, आपसे क्या होगा? प्रकाश का वेग होगा। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेशन में कुल 30 प्रश्न आपको कंप्लीट करवाएं। आज के सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते सभी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और बाकी बात आप सभी के लिए BBI क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा था, जिसमें 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपसे कंप्लीट नहीं किए जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।